जी महाराज की। आज रिया उपखंड मुख्यालय पर पिछले लंबे समय से 7 दिन से जो अवैध बजरी खनन व नियमों को ताक को रख करके जो लीज आवंटन की उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना चल रहे हैं। इस धरने में पहले तो मैं रिया बड़ी में आसपास के सब लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों में ये ताकत आई कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज आप जागरूक हुए। और पिछले 6 दिन से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि हकीकत आप लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यही लोनी नंदी थी और इसका संघर्ष करने के लिए जब हम लोग यहाँ आकर के धरने पर बैठे थे, आपको पता होगा एसडीएम ऑफिस के सामने हम 5 लोग थे और आप रिया के मैंने हजारों लोगों को देखा जो दूर से आकर के हमको देख करके जाते थे। हमारा 13 दिन धरना चला था, उसमें ये अंजी सरपंच साहब हम गिनती के 7 आदमी होते थे, आप लोगों को पता है। एसडीएम ऑफिस के बाद में अजमेर से रोज आकर के बैठता था और कई लोग जो इस धरने पर अभी मेरे साथ बैठे हैं उन लोगों ने कहा कि आप जैसे कई लोग आए थे, आरएलपी का विधायक रालोपा का सुप्रीम इस मेघराज सिंह का बाल बांका नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब यहाँ झंडे के नीचे सिपाही बैठ गए तो एक दिन हम हो सकता समय लगेगा, हो सकता हम किसी परिस्थिति से हमें गुजरना पड़े, लेकिन यहाँ से हम विजय पताका पहना करके जाएंगे। आप लोगों के सामने वही परिणाम था। आपने देखा मेघराज सीमेंट कंपनी थी, वो कितनी पूरे संपूर्ण राजस्थान में तानाशाही थी। जो आज ये लीजें हुई है ये तो बहुत छोटे लोग और अपने लोग हैं, कोई दूर के लोग नहीं है। लेकिन जब मेघराज सिंह राजस्थान में खनन करते थे तो वो राजस्थान की सरकार थी, उनको कौन सा नियम बनाना और कौन सा नियम नहीं बनाना था वो मेघराज के ऑफिस से लेटर पैड से नियम बन के जाते थे और वही नियम राजस्थान में लागू होते थे। उसी मेघराज सिंह को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने और आप लोगों की ताकत ने यहाँ से रिया बड़ी से नहीं संपूर्ण राजस्थान से खदेड़ करके भेजा था। वो परिणाम ये था कि आप लोगों को उस समय हम बहुत जरूर अपन लेट हो गए, क्योंकि ये लड़ाई जो आज अपन लड़ रहे हैं ये आज से 10 साल पहले अपन को लड़नी थी, तब इस लोनी नदी का अस्तित्व बचता। बहुत ज्यादा लेट हो गए, लेकिन देर सवेर हुई, अपन जागरूक हुए, अपने हक और अधिकार के लिए अपने लड़ना सीखा। इसके लिए मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लड़ाई साथियों हम लोगों को लंबी लड़नी पड़ती है। कोई भी आंदोलन हो अपन लोगों में ये क्या होता है, अपना होता है कि सुबह आए और हनुमान जी आ जाए, इंदिरा जी आ जाए या दूसरा आ जाए, वो एक ही दिन में हमारा फैसला कर जाए, दूसरे दिन हम हमारी दुकान खोल लें और हम हमारी खेती करें। ऐसा साथियों नहीं होता है। अपना अधिकार को छीनना पड़ता है और छीनने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसी की जेब से आप मोबाइल निकालोगे उसमें भी वो अपना हाथ रखेगा उस पर, ऐसा नहीं है कि वो आराम से निकाल लोगे। तो अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई आप में से इस धरने में लंबे समय से देख रहा हूँ कुछ लोगों की इच्छा है कि आंदोलन को लंबा खींचे, कई लोगों की इच्छा है कि यार हमें क्या लेना देना, हमारी दुकानें बंद है, हमारा रोजगार बंद है। तो इस चीज में हमको गांव में चाहे हमारे पर्सनल कितना नुकसान हो, हमको जब गांव की बात आ गई, एरिया की बात आ गई, हम लोगों को एक रहना और लंबी लड़ाई लड़ना। लंबी लड़ाई से मिलता है। मेघराज सिंह कंपनी खाली रियाबड़ी के एक आंदोलन से नहीं भागी थी। आपने देखा बालोतरा में, बीकानेर में, शाहपुर में, भीलवाड़ा में, कितने टैंक में कितने आंदोलन किए थे बेनीवाल जी ने। और वो आंदोलन कम से कम 15-15 दिन तक उनके सिपाही होते थे, वो पहले लड़ते थे और फिर मेघराज जी जाते थे और वो हजारों मुकदमों की लकीर खींच करके आते थे। आज मेघराज सिंह उस एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के बीच घूम रहे हैं उन पुराने मुकदमों को लेकर के। उनको ये पता है कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल था जो मेरे सामने ना तो पैसों से लड़ा, ना मेरे सामने वो किसी धमकियों से डरा। ये मेघराज एंड कंपनी का जब हम लोगों ने आंदोलन दिया वहाँ रियाबड़ी में बाहर टेंट लगा रहे थे तो आप में से कई लोगों ने कहा कि इतना बड़ा टेंट लगा रहे हो यहाँ कौन आएगा। हमने कहा आप देखते जाओ, आप लोग यहाँ और हमारे साथ रहो और हौसला बढ़ाते जाओ, सब काम हो जाएगा। और आपके सामने सब काम हुआ। ऐतिहासिक वो आंदोलन था जो सबसे लंबा चला और उसमें हम सब लोगों को विजय प्राप्त हुई। तो कोई भी आंदोलन हो, एक चीज का ये ध्यान रखना कि लॉ एंड ऑर्डर को कभी मत बिगाड़ना। किसी के मेरे जैसे कई आजकल युवा नेता वो आते हैं आक्रोश में भाषण दे देते हैं और हम लोग बड़े ऐसा अक्सर लोग उनके कहने से कभी रोड जाम कर देते, कभी पत्थरबाजी कर देते, उनका मुकदमा लगता है और वो मुकदमे के बाद में आज मुकदमा 10-20 आदमी पे लगेगा, हम सब लोग चले जाएंगे, नेता भी चले जाएंगे, लोग भी चले जाएंगे, फिर फांसी पर उन्हीं लोगों को जाना है। आपने देखा पिछले अभी 5-4 दिन से चल रहा है निर्मल चौधरी का 2022 का पुराना मुकदमा था, कल उसको लपेटे में ले लिया। मुकदमा कभी मरता नहीं है। अपने जो भी शीर्ष नेतृत्व पे लोग अपने बुजुर्ग बैठे हैं ये जैसा आदेश देते हैं उसकी पालना करना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी ये नहीं कहती कि आंदोलन हमारा है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ आए उनका स्वागत है, कांग्रेस के लोग आए हमारा उनका स्वागत है। ये हमारे लिए लड़ाई नहीं है, ये यहाँ के किसानों के लिए लड़ाई है जिनको हमने आगे भी लड़ी और
ज्यादा समय तक हम लड़ते रहेंगे। जब भी नहीं संपूर्ण राजस्थान में कोई समस्या होगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक सिपाही व उनका रालोपा का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आपके लिए तैयार है। आप देख रहे हैं लंबे समय से शाहजहांपुर में जब किसान का आंदोलन हुआ था, इस रिया से उस टाइम तो लोग बात जानते ही नहीं थे, काले कानून लेकर के आए मोदी जी। उस आंदोलन में हमें वहां 70 दिन तक लेकर के आया, मुझे पता है। ऐसा तंबू हम शाम को लगाते थे, रात को आंधी आती थी, भीग जाते थे। एक एक हमारे पास कपड़े की जोड़ी होती थी, उनको सुखाते थे। और जब हम लोग यहाँ के लोगों का फोन आता है, वो कहते हैं वहां बैठने के कितने पैसे देते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं होता कि हम जेब से पैसे खर्च करके उस आंदोलन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये भ्रम फैलाया, वो आंदोलन में बैठ रहे हैं, उनको 20,000 30,000 मंथली मिलती है। तो कुछ चीजें ये सोशल मीडिया पे जो भ्रम फैलाते हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो आज के आज मीडिया पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उस मीडिया में जो सकारात्मक और अपनी चीज है उसी पर मंथन करना है। अपन लोग जो गलत अफवाह होती है उसको आगे से आगे 5 मिनट में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इन चीजों को आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कल आप लोग गए यहाँ से हनुमान जी बेनीवाल के पास, तो हनुमान जी बेनीवाल आपसे मिले, देर रात हो गए थे क्योंकि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो ये भाई राकेश इन लोगों ने फोन किया, हम 11 बज गए, अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो तुरंत फोन करके उस टाइम आपकी मुलाकात भी करवा दी। उन्होंने आपके सामने फोन किया था, आपके सुबह एमएलए साहब को मैं मिल रहा हूँ। आज अभी हमारी 10 बजे एमएलए साहब की भी बात हुई, मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमें यही दिशा निर्देश दिया, वहाँ पर जाकर के उन लोगों की आप पीड़ा को सुनो और वहाँ क्या समस्या है वो कल आकर के मेरे को जयपुर अवगत कराओ। आगे की मैं आपको रणनीति बताऊंगा, उस रणनीति के अकॉर्डिंग चलना है। जो कुछ भी आप लोग फैसला लोगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके तन मन धन से हमारे साथ है। हमारा कोई दबाव नहीं है कि आप आंदोलन खत्म करो, हमारा कोई दबाव नहीं है कि आप आंदोलन लंबा चलाओ। आप अपने, हम सब लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम सब लोग जो भी रिया बड़ी के लोगों का हित हो या भला हो, उसके लिए हम आपके लिए रात को 12 बजे भी तैयार है। जो आप लोग हमें कहोगे हमारे को ये आपसे मदद चाहिए, जो हमारे अधिकार में आती है वो मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप चाहे आंदोलन को 1 महीना चलाओ, जो भी आपकी शर्तें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, कम से कम हमारी मैनिफेस्टो मांग पत्र होना चाहिए। हमारी ये 3 5 6 मांगे, उस मांगों पर हमेशा आंदोलन को चलाना चाहिए, उन्हीं से जीत होती है। ज्यादातर मैंने रिया में लंबे आंदोलन किए, मुझे अनुभव है। यहाँ क्या होता है, पहले मांग बनती है अपनी कि ये 5 मांगे, उसके बाद 2-3 छुटभैया नेता आते हैं, एक भेड़ेगा लोग एक करता करता वो मांग पत्र है जो मूल मुद्दे से आपने रहे ना जगह भटक जाओ, नहीं आप बातें जोड़ता जाओ। तो पहले तो ये तय करो हम लोगों को ओरण को बचाना है, लीज को बंद कराना है, नंदी को बचाना है, अवैध बिल्कुल खनन बंद होना है। अभी प्रधान जी आपको सही बात बता रहे थे जैन जी की, एक तरफ तो अपन कह रहे हैं लूणी नदी बचनी चाहिए, अपन ने मेघराज को भी भगा दिया, इनकी लीज को बंद कराने की बोल रहे हैं, लेकिन शाम को अपन खुद अवैध खनन चालू कर देते हैं। तो भाई वो चीज तो अपना हो सकता है, मैं अकेला वहां खनन कर रहा हूँ, मेरा फायदा, लेकिन बाकी लोगों का है नहीं। 5-25 लोग अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन नंदी का विनाश वही कर रहे हैं। भाई ये लीज मेघराज ही बजरी निकालता था, ये लीज वाले निकालेंगे, अवैध वाले निकाल रहे हैं, तो अपनी नंदी का खनन हो रहा है। तो एक तरफ तो अपन कहते हैं अवैध खनन रोको और दूसरी तरफ अपने लोगों को कहते हैं अवैध खनन करो, तो ये दोहरी राजनीति तो नहीं चलेगी। इसको कम से कम अपन को बंद करनी पड़ेगी। अपना मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि नंदी का अस्तित्व बचना है, तो इसमें एक तगड़ी भी नंदी अवैध नहीं निकलनी चाहिए। हाँ लोकल लोगों को है भाई, लोग अपन का जंगल जमीन जाता है, अपन को मिलता कुछ नहीं है। ये तो हनुमान बेनीवाल सांसद था जो एमडीएफ फंड से आज जितनी रोडें आप देख रहे हो, ये जो यहाँ से खनन होता था मैंगनीज से, वो पैसे जाते हैं और वो पैसे लगाते हैं। वहाँ का सांसद दिशा की बेटा का चेयरमैन होता है, वो जहाँ कहता है ये पैसे यहाँ इतना करोड़ लगना, वही लगता है। और उसी का बदौलत है रिया की चारों तरफ आज जो डामर रोडें देख रहे हो ना, ये कोई एमएलए और कोई प्रधान आज का आकर कह दे मैंने बनाई है, उनके झूठ मारना ये बनी हुई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की बदौलत। तो आज से 5 साल पहले जब इंदिरा देवी जी को यहाँ लेकर के आए थे, तब हमें पता है कि हम गांव में जब जाते थे कहीं यहाँ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे नहीं था। आज आपके रिया ब्लॉक पर जब किसी गांव से रोड आ रही है, वहाँ कितनी खूबसूरत प्यारी रोड बनी है। तो ये था कि आपने उस टाइम सही प्रतिनिधि चुना, क्योंकि आपने यहाँ छोड़ करके आपका एमएलए भेजा, तो हनुमान जी का कर्तव्य था कि रिया की जनता ने मुझे वोट दिया, आपका काम कराया। पिछली बार हम लोगों ने आपके बिना आपके के आकर के आपकी लड़ाई हम लड़ते गए, तो आपने सोचा ये तो बेवकूफ है, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने बैठे हैं। चुनाव के टाइम आपने मिसगाइड कर दिया लोगों ने, अब आज वो परिणाम आज भुगत रहे हो। आज यही एमएलए आपका होता तो ये आज लीजिए नंदी में नहीं होकर के आपके प्राइवेट खातेदारी में होती। हनुमान बेनीवाल का यही संदेश था कि एक आदमी कमाल नहीं खाए, ये जंगल जमीन हमारी है, हमारे खेत से हम बजरी को बेचेंगे, हम तय करेंगे 1000 रुपए टन लेवे 2000 टन लेवे। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई ये थी मेरे किसानों को फायदा मिले, लेकिन उस चीज को अपन सोच नहीं पाए। अपन तो खुद 100 रुपए टन में मेघराज को अपने खेत से निकाल के जमीन बजरी देते थे, वो 600 रुपए टन में वापिस अपने को बेचता था।
ये लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये मुद्दा बनाकर के आपको बताया था कि आपकी जमीन 100 रुपए में ले रहा है, दलाल 500 रुपए खा रहा बैठे बैठे, और आपन सब लोग देते थे उस समय। हजारों रिया के खेतों से अवैध खनन हुआ, 100 रुपए टन से उनके यार्ड में डालते थे, और वो 600 रुपए टन में शाम को वापिस अपने ट्रेलर भरता था। वो हो सकता है रिया में नहीं था, आपकी कहीं आपके ननियाल में, आपके साड़ा के, आपकी बुआ के, भाई जो लोग अपन मकान बना रहे हैं किसान गांव के, बजरी की जरूरत पड़ती है। आपके तो हो सकता है लोकल है, अपन से 50 किलोमीटर दूर है, वो 600 रुपए टन में ये बजरी लेके जाते थे, और अपन को मिलता है क्या 100 रुपए। अब पेनल्टी किसकी आई? उस खेत के खातेदार के। ये चीजें अपन पहले समझ नहीं पाए, अब भाग रहे हैं, वकील कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, माफ कराओ। तो इन चीजों में आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। किसी के बेकावे में आकर के ये नहीं है कि आप आंदोलन को गलत दिशा में ले जाओ। हम सब लोग आपके साथ हैं, जैसा आप कहोगे वैसे हम लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे। आपकी जो विषय उगत है वो हम आगे जाकर के बता देंगे। आप अभी चाहते हो कि इनका कुछ अपना सॉर्ट आउट जल्दी हो, तो उसके लिए भी कमेटी के लोगों से अपन चर्चा कर लेंगे। आप कहोगे कलेक्टर साहब से वार्ता करनी, उनसे अपन कर लेंगे। आप कहोगे एसडीएम के मार्फत करनी, वो कर लेंगे। लेकिन कम से कम अपनी मांगे होनी चाहिए, ये हमारी मांगे। उस मांगों से अपन अधिकारी से बात करें, और अपन ये चाहें ये आंदोलन भले आप 4 महीना चला लो ऐसे तंबू में बैठ करके, कोई नहीं आएगा आपके पास। कम से कम अपन को ऊपर तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। ऊपर का कोई सरकार का अधिकारी आता है, उनसे बात करनी पड़ती है। हो सकता है पहली वार्ता नहीं हो, दूसरी नहीं हो, तीसरी नहीं हो, 5वीं हो। भाई जब किसी दूसरे आदमी से अपन सवाल करेंगे तो ही अपनी समस्या का समाधान निकलेगा। नहीं तो बेटर है और रोज आते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, काम अपना खराब हो रहा है। अधिकारियों को क्या, उनको 1 महीना होकर सैलरी आ जाएगी। भाई एसडीएम की सैलरी अपन थोड़ी रोक सकते हैं, कलेक्टर की थोड़ी रोक सकते हैं। अपनी तो दुकानें बंद है आज 5 दिन से, ये नुकसान किसको है? अपने लोगों को। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी आंदोलन में ऐसा शासन प्रशासन को दबाव बनाओ, जल्दी अपन का बाजार भी खुले, अपनी रोजगार की सामान अपने मिले, अपने लोग रोजगार खाएं और अपना काम भी हो जाए। आप गलत दिशा में ऐसा मत जाना। भाई कई लोग आकर के आपको कहते हैं ये नहीं, ये होना है। पहले तो कमेटी कम से कम बढ़ेगी, 10 आदमियों की ये तय कर देंगे अपनी ये मांगे हैं, और इन मांगों से नीचे तो अपन कोई वार्ता ही नहीं करेंगे। उसके बाद होता है कोई आंदोलन अपना ढंग से। अधिकारियों के दिमाग में भी ये जाए भाई ये मांगे तो माननी पड़ेगी। अब उन मांगों में भी ये लीगल होनी चाहिए। कुछ हो सकता है अपन सारी अनलीगल मांगे कहते हैं भाई ये होना, वो चीजें आजकल होती नहीं है। जैसे सरकार ने नियम बना दिए, वो सरकार से आप नियम हटवाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास वोट की ताकत है, जो आपने दे दी एक बार, तो अब उसके लिए 3 साल आपको और तड़पना पड़ेगा। 2 साल तड़प रहे हो। आने वाले नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, यहाँ अभी आश्वासन दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा, ये बन जाएगा। हम लोग जब यहाँ रात को एसडीएम और डिप्टी कोर्ट लेकर लाल बत्तियों से गाड़ियों में घूमते थे ना, तब आप लोग कहते थे वास्तव में सेरा इधर आरएल पेड़ा ही है। पता विधानसभा का चुनाव आया तो आरएल पेड़ा का टांगड़ा ऊंचा करते भेज दिया। तो भूलो बहुत जल्दी हो, सब बड़ी समस्या आएगा वो भूल जाओ। बस इस याद करेगा कि 5 साल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रिया एसडीएम को यह बता दिया कि एसडीएम की नौकरी की औकात क्या होती है। यहाँ के लोगों को किसी को पता नहीं था कि एसडीएम 24 घंटा एसडीएम की ड्यूटी होती है। हेडक्वार्टर बिना परमिशन छोड़ के नहीं जा सकता। गौरीशंकर उस टाइम एसडीएम था, रात को 12 बजे हम फोन करते, वो यहाँ डाक बंगले में रहता था। एक दिन रात को उसकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, उसने मेरे से माफी मांगी कि यार वो मेरी बच्ची है और मुझे जिला मुख्यालय छोड़ना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं आरएलपी वालों से वहाँ 60 गांव से चल, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ। तब रात को 2 बजे मैंने मेरी गाड़ी से छोटा, मैंने कहा तेरी बच्ची प्रॉब्लम है, तू जाकर के आएगा लेकिन सुबह वापस आएगा। अभी का एसडीएम क्या कर रहा है इस राज्य में? कहाँ रह रहा है एसडीएम, कहाँ जा रहा है तहसीलदार, आपको कोई पता नहीं। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की पार्टी की ताकत थी, जो डिप्टी भी रात को भागता था, एसडीएम भी भागता था, एमपी भी नागौर से आया, 10 दिन यहाँ होटल में ठहरना पड़ा उसको। और आपके सामने गांव में गाड़ियां भागती थी, वहां खनन हो रहा है, फटाफट पहले लाल बत्ती की 10 गाड़ी जाती थी, पीछे आरएलपी कार्यकर्ता एमएलए साहब जाते थे। लेकिन वो ताकत थी वोट की आपकी, वो ताकत आपने गंवा दी। तो लोकतंत्र में ताकत होती है, हमने वोट की, वो होती है 5 साल में एक बार अवसर मिलता है। उस टाइम आजकल छोटे लाभ, प्रलोभन, जातिवाद, बंटवारा, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद में अपना जनप्रतिनिधि कमजोर चुन लेते हैं। फिर जनप्रतिनिधि क्या है, उनको तो मिल गया, अगले साल उनको पता है परिसमन होगा, क्या पता कौन रिजर्वेशन हट जाएगा, वर्तमान वाले एमएलए को टिकट मिले नहीं मिले। सब लोग आजकल अपना गणित सोचते हैं, तो उनको जिसने जो खर्च किया वो अपनी क्षतिपूर्ति करेंगे, कोई भी हो उसकी जगह। और अपन को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी आवे, उनका हमारे सामने स्वागत है। यदि वो उनकी हितैषी है तो उनको कह देना भाई साहब आप आए, स्वागत है, जाओ, आपकी भीड़ कम है, हम हमारी मांग लेकर के बैठे। किसी का अपमान करना, बेइज्जती करना, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको ना तो परमिशन देती है, ना हमारे संस्कार में। हमारा संस्कार है गरीब किसान का भला कैसे। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का सोशल मीडिया लंबे समय से देखते हो, उनके पास कोई उद्योगपतियों की फोटो नहीं मिलेगी। उनकी आप दिन में वो कम से कम 1000 लोगों से मिलते हैं, तो उसमें आप जैसे किसान लोग रहते हैं,
उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बनी है, वो धन्ना सेठों की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय ही किसान का हित को लेकर के हुआ, तो वो हमेशा किसान का भला सोचेगी। वो कभी उद्योगपति सवर्ण सामंतशाही ताकतों से वो हमेशा लड़ाई लड़ती है। वो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद परिणाम आता है। आपको पता है हनुमान बेनीवाल ने तो जन्म ही इसलिए लिया है कि मैं मेरे लोगों के लिए लड़ता रहूं। आज वो चाहता कब की सत्ता में सेट हो जाता। आज 50 दिन से ये इतिहास में शहीद स्मारक पर एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती के आंदोलन को लेकर के ऐसी बरसात में वो बारिश हो रही है जिसमें वो अकेला बंदा खड़ा है। कांग्रेस कहाँ है, विपक्ष की भूमिका दिख रही है आपको भाई। एक डॉक्टर अपने पास का जो शहीद हो गया और एक बड़ा अधिकारी था, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, वो जोधपुर में ही शायद खत्म हो गया और उनको जबरदस्ती जयपुर भेज दिया गरीडोर बना करके। वहां कहा कि उनके घर वालों को भगा दो। वहां के लोग, मैं उस टाइम रात को वहीं थे, वो जब हनुमान जी क्वार्टर पर आए, हनुमान जी ने एक ही बात कहा राकेश विष्णु के परिवार को कि लड़ाई में लड़ूंगा, न्याय दिलाऊंगा, लेकिन तेरे ही समाज के, विष्णु समाज के कई नेता आएंगे और तेरे को उठा करके ले जाएंगे। जब आंदोलन परवान पे चढ़ेगा, सरकार दबाव में आएगी, तू ये मेरे को बयान दे करके जा कि भाई साहब जो कुछ भी हो आपके सामने मैं शर्त मानूंगा, चाहे 15 दिन मेरे को डेड बॉडी लेकर के बैठना पड़ जाए। उनका भाई एक तो आर्मी में था, एक पुलिस में था। तो वो पुलिस वाले ने मेरे सामने कहा भाई साहब नौकरी चली जाए लेकिन मैं आपके सामने कभी धक्का नहीं करूंगा। और यही परिणाम हुआ। 7 दिन उस बॉडी को लेकर के हम लोग आंदोलन करते रहे। उस विष्णु समाज के बड़े बड़े सामाजिक संगठन और राजनेता है उस परिवार पर बड़ा दबाव बनाया, लेकिन उन परिवार ने एक ही बात कही कि हनुमान बेनीवाल ने जिस दिन मेरा भाई खत्म हुआ उसने आकर के यहाँ धरना लगाया, आज तुम लोग दबाव में आकर के मेरे पे दबाव बना रहे हो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, हनुमान से बात करो। और उसी का यही परिणाम हुआ कि इतना बड़ा एक चोटी था, उन्होंने कहा मेरे समाज का चिकित्सा मंत्री है, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। उसी का समाज का चिकित्सा मंत्री बेटा रह गया और वो रातों रात गया, इस्तीफा देकर के भागना पड़ा उसको। तो यह ताकत होती है साथियों मजबूती की। ये मैं आपको उदाहरण दिया कि आपको मजबूत होना पड़ेगा उस राकेश विष्णु के परिवार की तरह, तब न्याय मिलेगा। अपन ये सोचते हैं 2 दिन आगे इंदिरा जी आई, इनका भाषण सुन के जाके वापस बैठ गई, दुकान खोल दी। चैन जी आई, उनका भाषण सुन के चल गए। लक्ष्मण जी का, भाई आपको लड़ना पड़ेगा एक था पे, नहीं पहले दिन से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। आंदोलन उस तरीके से होता है। जब हम लोग आंदोलन पे 5 लोग बैठे थे, रिटायर्ड जी आए, हमारा आंदोलन कैसे परवान पे चढ़ा, इन सरपंच साहब को पूछना मजा में, लेकिन वो हमारा दिमाग था, उनको लेकर के गए। हमारी भी कोई नहीं सुनी थी। एसडीएम निकलता था वहां से, हमें देख के हंस के जाता था। ये अपने प्रधान थे मदन जी मेहर, ये सरपंच साहब रंजीत चैन जी, ये बैठता में 5-7 जना। लेकिन जब उन्होंने कहा हम जीवन समाधि ले रहे हैं, पहले दिन हमने भूमि पूजन किया, दूसरे दिन का अंतिम दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, तो सीधा कलेक्टर एसपी के पांव फूल गए। यार ये कर क्या रहे, ये आंदोलन किस तरह चल रहा है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो आदमी शहीद हो गया कल सुबह वो अपनी अंतिम यात्रा में अपना मुखौटा दिखा रहा है। देख लो सुबह तो रिटायर्ड आदमी शहीद होने वाले हैं। और पहले दिन जाकर के हमने भूमि पूजन किया। तो रात को कलेक्टर साहब ने कहा आप जैसे भी कहो इस समाधि को पोस्टपोन कर दो। भाई साहब बड़ी न्यूज लग गई नेशनल और मेरी नौकरी चली जाएगी। एसडीएम गौरीशंकर कांपने लग गए। तो साथियों आंदोलन का एक तरीका होता है। वही गौरीशंकर था, 3 दिन तक हमारे सामने से निकलता था, हमसे बात नहीं करी। चौथे दिन वही नाक रगड़ करके रात को हमारे गाँव में आने लग गया। मैंने कहा गाँव आने की जरूरत नहीं, मैं कल वही आऊंगा, कहीं वही बात करूँ। तो अधिकारी को भी झुकाने वाला चाहिए, उनमें ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत होती है लोकतंत्र में जनता की वोट की। तो वो आपकी बात है। एक बार पुनः हम सब लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ है। जो आप फैसला लोगे उस फैसले के तैयार है, लेकिन कानून को हाथ में मत लेना, लॉ एंड ऑर्डर मत बिगाड़ना। ये हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भी आदेश है और आप लोगों को इसी में अपना भलाई है। तो बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से जो अपना आंदोलन है उस आंदोलन को हम सब लोग लंबी गति तक चलाएं और अपनी मांगे वो मना करके हम लोग मानेंगे। ये जरूर आपको विश्वास देते हैं। हम आए तो आप लोगों के लिए आशा की किरण बन के आए। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ आपको बहुत बड़ी आस थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एंट्री हुई है तो कुछ न कुछ आपके लिए शुभ होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। जय जवान जय किसान। बहुत ही लंबे समय के बाद में ये आश्वासन मिला है और इसी कड़ी में मैं हमारे पूर्व विधायक इंदिरा जी को निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों से इंदिरा जी का स्वागत करें।